इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस ई व्याख्यान में हम बाजार के स्वरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी मार्केट फॉर्म्स कौन कौन से हैं और किस आधार पर हम बाजार के प्रकारों को निरूपित करते हैं और बाजार किससे कहते हैं, क्या इसके अर्थ और क्या परिभाषाएं हैं। अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब क्या है और बाजार के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र का आरंभ अर्थशास्त्र के अर्थ और परिभाषाओं और इसके विषय क्षेत्र के साथ में शुरू होता है और जो ही हम अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं तो पहले पहले सिद्धांत उपभोक्ता से संबंधित होते हैं। उपभोग, उपभोक्ता और उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित होते हैं, जिसमें मांग के सिद्धांत, मांग के नियम और मांग की लोच और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता और उनको पूरा करने के लिए पूरा करने से मिलने वाली संतुष्टि, उपयोगिता और वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात उपभोक्ता का व्यवहार सबसे पहले नियमों के अंतर्गत पढ़ा जाता है और उपभोक्ता का व्यवहार अर्थशास्त्र की मूल धुरी है। उसके बाद हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन और उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी उत्पादन क्या है, उत्पादन फलन क्या है और उत्पादक किन उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके कितनी कितनी मात्राएं लगाकर उत्पादन की अमुक मात्रा पैदा करता है या निर्मित करता है। और उत्पादक जब उत्पादन कर रहा होता है तो कौन कौन से तत्व उत्पादन की मात्रा को और उत्पादन के व्यवहार को प्रभावित करती है, कौन कौन से उसके निर्धारक घटक है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की मूल धुरी उपभोक्ता का व्यवहार और उत्पादक का व्यवहार होते हैं, तो ये दोनों ही किसके माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। अर्थात उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, लेकिन वो कहाँ से प्राप्त करता है, किस माध्यम से प्राप्त करता है। ठीक इसी तरह से उत्पादक उत्पादन करने के बाद में या वो उत्पादन करता है तो किन के लिए करता है और जिनके लिए वह वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है वो किस माध्यम से उत्पादक से उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो माध्यम है यह बाजार कहलाता है। अर्थात उपभोक्ता अपने आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवाओं का बाजार के माध्यम से प्राप्त करता है, तो उत्पादक अपने उत्पादन को बाजार के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाता है और यही बाजार कहलाता है। सामान्यतः बाजार का अर्थ जो हम लगाते हैं वो एक ऐसी स्थान या जगह से लगा लेते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता उपस्थित होकर या एकत्र होकर या आकर उपभोक्ता अपने पसंद की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं, तो उत्पादक अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं और सेवाओं या माल को बेचते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ जो है वो विस्तृत रूप में लगाया जाता है, वृहद रूप में लगाया जाता है। इसका अर्थ व्यापक है, एक स्थान या जगह नहीं हो सकती, यानी कोई शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स या फिर कोई ऐसी दुकान नहीं हो सकती जहां केवल उसी को हम बाजार नहीं कहते हैं, बल्कि बाजार का एक विस्तृत क्षेत्र है। यानी अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ एक ऐसे क्षेत्र से लगाया जाता है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करने वालों से या उन वस्तुओं और सेवाओं को पूर्ति करने वालों से प्राप्त किया जाता है। अब हम कहें कि अर्थशास्त्र में ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसी जगह या स्थान की आवश्यकता नहीं है, एक क्षेत्र है, एक ऐसा तंत्र है, एक मैकेनिज्म है, एक अरेंजमेंट है जिसे हम बाजार कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं और
उत्पादकों के मध्य, या यूं कहें कि क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य आपसी संबंध पाए जाते हैं, आपसी व्यापारिक संबंध होते हैं, जिनके माध्यम से क्रेता अपनी पसंद की वस्तुएं विक्रेताओं से प्राप्त करते हैं। चाहे वो माध्यम टेलीफोन हो सकता है, मेल हो सकता है, और वर्तमान में तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सबसे उत्तम उदाहरण है, और ऑनलाइन विपणन विपणन आज के समय का सर्वोत्तम उदाहरण हो सकता है। तो पुराने तरीके से हम देखें, परंपरागत तरीके से, तो अखबार, दूध या ऐसे कई रेडी वाले हैं जो हमारे घर पर ही हमें वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करा देते हैं। तो हमारा घर तो बाजार नहीं हो सकता यदि जगह और स्थान की बात करते हैं, तो इसलिए जगह और स्थान की बजाय एक ऐसा क्षेत्र या फिर ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा तंत्र है, ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। यही तंत्र, यही व्यवस्था या यही क्षेत्र अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑनलाइन के माध्यम से हम घर बैठे ही अपने स्थान पर बैठे ही, और आजकल तो सर्दियां हैं, तो सर्दियों में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, हम देखते हैं, जो अपने रजाई में ही डूब के रहते हैं और तुरंत ही अपने पसंद की वस्तु वहीं बैठे बैठे ऑनलाइन के माध्यम, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, उसके माध्यम से अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, या फिर ऑनलाइन के माध्यम से सब जो सेवा प्रदाता है उनसे अपनी पसंद की वस्तुएं मंगा लेते हैं, अपनी पसंद की सेवाएं भी वहीं बैठे बैठे वो ऑर्डर कर देते हैं। चाहे वो रिचार्ज से संबंधित हो, चाहे फिजिकल वस्तुओं से संबंधित हो, वो वहीं ऑर्डर कर देते हैं और वहीं उनको प्राप्त हो जाता है। उसके बदले जो पेमेंट किया जाता है वो ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकता है, चाहे यूपीआई के थ्रू हो, या फिर कोई वॉलेट के थ्रू हो, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू हो, या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो, या फिर कैश ऑन डिलीवरी का माध्यम भी चुन सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से पुराने तरीके से जो देखते हैं हम, अखबार उठते ही अखबार हमारे घर में अखबार हॉकर जो है वो फेंक के चला जाता है और हम उसे उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से दूध वाले भी दूध की सप्लाई हमें घर तक ही देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ बहुत व्यापक है और एक ऐसे तंत्र या व्यवस्था यानी मैकेनिज्म या अरेंजमेंट से लगाया जाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रेताओं और विक्रेताओं का आपसी व्यापारिक संबंध पाया जाता है, यही बाजार कहलाता है। स्टोनियर वो हैग अपने शब्दों में इसे बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित करते हैं। कहते हैं कि बाजार एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से एक वस्तु के क्रेता विक्रेता आपस में निकट संपर्क बनाए रखते हैं, अर्थात यह स्थान न होकर एक क्षेत्र है, एक मैकेनिज्म है, एक व्यवस्था है, एक तंत्र है। इस प्रकार हम बाजार को एक क्षेत्र या एक मैकेनिज्म कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाजार के प्रकार क्या हो सकते हैं, किस प्रकार के बाजार हो सकते हैं, या बाजारों का कोई वर्गीकरण हो सकता है क्या? क्या हम यूँ कह सकते हैं कि चूड़ी बाजार, कपड़ा बाजार, सब्जी बाजार, भिंडी बाजार, इस तरह से कह सकते हैं? यदि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें, जैसा कि हमने कहा था कि एक ऐसा जगह स्थान, तो वहाँ पे कपड़ा बाजार, चूड़ी बाजार कहा जा सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका व्यापक अर्थ है। इसलिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार के क्षेत्र या तंत्र या व्यवस्था को भिन्न तरीकों से इसके स्वरूपों को जाना जाता है। चाहे वो उसके लिए आधार अलग अलग हो सकते हैं। मुख्य आधार है 3 हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है पदार्थ का उत्पादन करने वाली या बेचने वाली फर्मों की संख्या। दूसरा है फर्मों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले पदार्थ का प्रारूप या प्रकृति, अर्थात वस्तुएं कैसी है, एक जैसी है या समरूप यानी समरूप है, या फिर भिन्न भिन्न तरह के देखने वाली होती है यानी विभेदीकृत, होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड। और तीसरा जो आधार है बाजारों के ढांचों के वर्गीकरण का, वह है उद्योग में नई फर्मों को प्रवेश व निकासी की स्वतंत्रता है या फिर प्रतिबंध है या फिर रोक है। इस तरह से अर्थशास्त्र में वस्तु बाजार, साधन बाजार या फिर स्वतंत्र बाजार, नियंत्रित बाजार, या वस्तु और सेवा को प्रदान करने वालों की संख्या या विक्रेताओं की और क्रेताओं की संख्या,
और उनमें पाए जाने वाली प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता, जैसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकारी बाजार या एकाधिकारात्मक या फिर अपूर्ण बाजार, इस अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, इस तरह से अर्थशास्त्र में बाजारों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। हम यहाँ पर जो मुख्य आधार मैंने आपको गिनाए हैं, चाहे पदार्थ का प्रकार हो, या पदार्थ की बेचने वाले फर्मों की संख्या हो, या फर्मों की कितनी स्वतंत्रता है आने और जाने की, नई फर्मों का उस उद्योग में प्रवेश की स्वतंत्रता है या नहीं है, और पुरानी फर्में जा सकती है या नहीं है, इसके आधार पर हम बाजारों का क्लासिफिकेशन करेंगे। आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल के अंतर्गत बाजारों के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया गया है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स के रूप में आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। और ये टेबल मैंने सामान्य अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक विश्लेषण, जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित है, इसके पेज नंबर 166 में से लिया है, जो बाजार के विभिन्न स्वरूपों को दर्शा रही है। इसमें 1 2 3 4 और 5 कॉलम है, और 5 कॉलम में सबसे पहला कॉलम बाजार के रूप को दर्शाया गया है। दूसरा, फर्मों की संख्या के जो आधार हैं वो आधार है, फर्मों की संख्या के आधार पर बाजार का स्वरूप है। तीसरा जो कॉलम है वो पदार्थ का रूप किस प्रकार का है, पदार्थ कैसा है, यानी जो वस्तुओं और सेवाएं सेवा प्रदाता द्वारा या उत्पादनकर्ता द्वारा प्रदत्त की जाती है, उसका क्या रूप है। फिर है व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की लोच किस प्रकार की है, और फिर है फर्म का कीमत पर नियंत्रण है या फिर नहीं है। इनके आधार पर हम बाजारों के स्वरूपों की बात करेंगे, व्याख्या करेंगे। पहला है बाजार का स्वरूप, जिसे हम पूर्ण प्रतियोगिता के रूप में जान सकते हैं। पहला स्वरूप पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन। जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता का हम सीधा सा अर्थ ये लगा सकते हैं कि ऐसा बाजार होगा जिसमें बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता हो सकते हैं। जब बहुत सारे विक्रेता होते हैं तभी उस उद्योग में लगे फर्मों या विक्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता पाई जाती है। चूंकि बहुत अधिक संख्या होगी तभी प्रतियोगिता पूर्ण होगी, या फिर बहुत अधिक प्रतियोगिता होगी, यानी परफेक्ट कंपटीशन होगा, पूर्ण प्रतियोगिता होगी। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक फर्मों की संख्या होने की वजह से ही, विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होने से ही उनके बीच में कंपटीशन होता है, और यह कंपटीशन यह तय करता है कि क्रेता स्वतंत्र हो जाते हैं कि किससे वस्तुएं खरीदनी है और किससे नहीं खरीदनी है, क्योंकि क्रेताओं के पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसलिए प्रतियोगिता का स्तर बहुत अधिक ऊंचा होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिताओं में काम करने वाली फर्मों, यानी जो उद्योग में लगी हुई फर्में हैं या विक्रेता हैं, उनका माल कैसा है, उनकी जो वस्तुएं हैं या फिर सेवाएं हैं तो किस प्रकार से है, किस प्रकार की है। तो यह जो हम देखते हैं, इसमें वस्तुएं समरूप यानी होमोजीनियस होती है, अर्थात एक जैसी होती है। सभी विक्रेताओं की वस्तुओं का प्रकार एक जैसा ही होता है। इसलिए क्रेता ये तय करता है कि मुझे किससे खरीदना है और किससे नहीं खरीदना है। उसके सामने जो भी विक्रेता हैं वो सभी एक जैसी ही वस्तुएं लेकर खड़े हैं, इसलिए ही उनके बीच में अधिक कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। वस्तुएं समरूप यानी कि होमोजीनियस यानी एक जैसी होती है, वस्तुओं में एक रूपता पाई जाती है। इसके उदाहरण यदि हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे किसान जब अपना गेहूं उत्पादन करते हैं तो गेहूं के जब माल मंडी में आता है तो बहुत सारे विक्रेता वहां पे अपना माल लेके खड़े होते हैं, और सभी के पास गेहूं की जो क्वालिटी होती है, गेहूं जो होता है वो एक जैसा ही होता है। यह एक इसका उदाहरण दिया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं आपके सामने। फिर है
व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की लोच कैसी होती है? मांग की लोच का मतलब ये है कि हम मांग की लोच के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर हम कहें कि मांग की लोच बहुत अधिक होती है, अनंत होती है। क्यों? क्योंकि यदि कोई भी फर्म अपनी कीमत को अधिक कीमत पर बेचना चाहे, यानी कोई भी फर्म अपनी वस्तु को ऊंची कीमत पर बेचना चाहे अन्य की तुलना में, तो उसकी मांग बहुत अधिक प्रभावित होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि क्रेताओं के सामने उस जैसे बेचने वाले दूसरे बहुत सारे खड़े हैं और उनकी कीमत समान है, और यह एक अकेली फर्म अपनी कीमत को ऊंची करने की कोशिश कर रही होती है। तो ऐसी स्थिति में वह कीमत को नहीं घटा बढ़ा सकती है। क्यों? क्योंकि जो मांग की लोच होती है वो बहुत अनंत होती है, बहुत अधिक होती है। फिर है फर्म का कीमत पर नियंत्रण। इसलिए जो हम बात कर रहे थे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत काम करने वाली फर्मों की कीमतें समान होती है, वस्तुएं एक जैसी होती है, विक्रेता बहुत अधिक होते हैं, इस कारण से कीमतें उन्हें समान रखनी पड़ती है। यदि कीमत में वो परिवर्तन करते हैं तो उनकी मांग कम पड़ जाएगी, इसलिए कीमत पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता है। यह पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है, जिसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि बहुत अधिक फर्में होती है। दूसरा जो है वह है, मैं पहले एकाधिकार के बारे में ले लेता हूँ, उसके बाद में ये जो दूसरा कॉलम है बी को मैं बाद में लूँगा। उससे पहले मैं आपको एकाधिकार के बारे में बताना चाहूँगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत अधिक फर्में होती है, यानी कि फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण से कीमत पर उसका उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है और वस्तुएं एक जैसी होती है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हम बात करें, इसके एकदम विपरीत विपरीत बात करें, तो हम पाते हैं कि एकाधिकार की स्थिति होती है वह। और एकाधिकार के अंतर्गत वस्तुएं कैसी होगी? चूंकि एक अकेला उत्पादक होता है तो वस्तु एक प्रकार की हुई, यानी एकाधिकार के अंतर्गत एक अकेला उत्पादक या एक अकेला विक्रेता होता है, जिसे ही हम एकाधिकार कहते हैं। जैसे यद्यपि ये सार्वजनिक क्षेत्र की बात है, पर फिर भी मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे भारत में रेलवे एक अकेला रेलवे सेवा प्रदाता करता है वर्तमान में। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में रेलवे को भी सरकार प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है या उसके भी कुछ अंश बेचने जा रही है, तो ऐसी स्थिति में सेवा प्रदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी वर्तमान में रेलवे एक अकेला रेल की सेवा प्रदान करने वाला है, तो ये एक आधिकारिक स्थिति है। ठीक इसी तरह से जो प्राइवेट कंपनीज आई है दूर संचार के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, तो उससे पहले एक अकेली जो कंपनी एक अकेला जो क्षेत्र था, एक अकेला जो उपक्रम था, वो भारत सरकार का ही था या भारत सरकार द्वारा ही सेवा प्रदान की जाती थी। वह थी जो टेलीफोन विभाग द्वारा की जाती थी, दूर संचार विभाग, भारत सरकार। तो वह एक अकेली दूर संचार के क्षेत्र में सेवा प्रदाता थी। तो उस समय तक वह एक अकेला उत्पादक होने की वजह से या सेवा प्रदाता होने की वजह से उनका एकाधिकार था। ठीक इसी तरह से दूसरी LIC के बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में दूर संचार के क्षेत्र में भी बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो वोडाफोन हो। इसी तरह से LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है भारत सरकार का, इसमें भी रिलायंस है, HDFC है या फिर SBI लाइफ इंश्योरेंस है, बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंपनीज आ चुकी है सेवा प्रदान करने वाली, इसलिए इसमें एकाधिकार नहीं रह गया है। तो कुछ है सेक्टर जहाँ पे, या ऐसे कुछ है उत्पादन क्षेत्र या फिर कोई ऐसे सेवा प्रदाता होंगे जो कि एकाधिकार का अभी भी सेवा प्रदाता के रूप में या उत्पादक के रूप में काम कर रहे होते हैं। यानी एक अकेला विक्रेता या एक अकेले उत्पादक होता है एकाधिकार के अंतर्गत, और वस्तुएं जो है वो एक ही प्रकार की होती है, क्योंकि कोई उसका निकट का प्रतिस्थापन है ही नहीं। यानी एकाधिकार
का मतलब ये हुआ कि एक अकेला उत्पादक या विक्रेता है तो उसका कोई कंपटीटर है ही नहीं, तो वस्तु उसके द्वारा जो प्रदान की जा रही है वही है, उसका कोई प्रतिस्थापन नहीं है। यदि प्रतिस्थापन होता है तो ऐसी स्थिति में एकाधिकार समाप्त हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि मांग की लोच यहाँ पर शून्य या फिर बहुत कम होती है, शून्य के बराबर होती है, अर्थात इसका कोई कंपटीटर है ही नहीं। तो यदि वो कीमत बढ़ाता भी है तो भी क्रेताओं के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, इस कारण से मांग जो है वही रह जाती है, यानी बहुत कम परिवर्तन होता है। इसी तरह से यदि वो पूर्ति भी कम करता है तो भी क्रेताओं के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है। और लास्ट में जो कॉलम है, फर्म का कीमत पर नियंत्रण होता है या नहीं होता है, या फिर पूर्ति पर नियंत्रण होता है नहीं होता है, तो देखें हम कि पूरी तरह से कीमत और पूर्ति पर एकाधिकारी का नियंत्रण होता है। यह स्थिति यानी एकाधिकार की स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति से ठीक विपरीत की स्थिति पाई जाती है। यह पूर्व में यही दो ऐसे अ, बाजारों के स्वरूप बनाए जाते थे, लेकिन चैम्बरलिन और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के आने के बाद में, उनके द्वारा कहे जाने के बाद में एक तीसरी स्थिति जो इन दोनों के बीच की स्थिति है उसके बारे में भी अध्ययन किया जाने लगा है, जहां श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ये कहती थी कि वास्तव में बाजार में या अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है। तो क्या होगा फिर उस, और न ही एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है। एकाधिकार की स्थिति होती है तो बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे एक अकेला उत्पादक होता है या एक अकेला विक्रेता होता है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है, जिसे हम अपूर्ण प्रतियोगिता कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से चैम्बरलिन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में या बाजार में वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है और न ही एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है। इन दोनों के बीच की स्थिति होती है, वह स्थिति ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। बाजार का वह स्वरूप अधिक देखने को मिलता है जो कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच का होता है, जिसे उन्होंने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहा। यानी एकाधिकार भी होता है कुछ हद तक, तो प्रतियोगिता भी पाई जाती है, अर्थात कुछ फर्में होती है जिनके बीच में आपस में कंपटीशन होता रहता है। तो इसे अपूर्ण प्रतियोगिता के नाम से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब ये जो स्थितियाँ होती हैं वो किस तरह की हो सकती है? एक तो है, सबसे पहले तो मैंने कहा एक अकेला उत्पादक और एक है बहुत अधिक उत्पादक। तो इन दोनों के बीच की स्थिति क्या हो सकती है? एक से अधिक उत्पादक। तो एक से अधिक उत्पादक दो भी हो सकते हैं। तो जब उत्पादकों की संख्या या विक्रेताओं की संख्या दो होती है तो उसको ड्यूपोली कहते हैं, द्वैधाधिकार कहते हैं, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन द्वैधाधिकार कहलाता है वो। और उसके बाद एक से अधिक, एक है तो एकाधिकार, दो है सो तो द्वैधाधिकार यानी ड्यूपोली, और दो नहीं, दो से ज़्यादा है लेकिन अधिक नहीं है, 3 या 5 ऐसे हो सकते हैं, तो उसको हम अल्पाधिकार की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि दो से अधिक लेकिन बहुत अधिक नहीं, ऐसे उत्पादक तो या ऐसे फर्में, कुछ फर्में हो तो उसे अल्पाधिकार कहते हैं, ओलिगोपोली कहते हैं। कुछ हद तक अधिकार होता है तो कुछ हद तक प्रतियोगिता होती है, लेकिन कुछ ही फर्में होती है उनके बीच में ही आपस में प्रतियोगिता होती है। लेकिन ये भी दो तरह का होता है। कुछ फर्में होती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, लेकिन ये भी दो तरह का हो सकता है। एक तो है शुद्ध अल्पाधिकार, एक है अशुद्ध अल्पाधिकार। शुद्ध अल्पाधिकार तो वह होता है कुछ फर्में ऐसी जो कि मान लेते 3 फर्में हैं, तो वो तीनों फर्में एक ही जैसे उत्पादन करती है, यानी कि उनके जो माल है या जो सेवा दी जा रही है उनके द्वारा वो एकदम एक जैसी होती है, समरूप होती है। और एक वह स्थिति जहां पर फर्में 3 या 5 या ऐसी कुछ है, लेकिन वे फर्में वस्तुएं एक जैसी तो पैदा नहीं करते, एकदम सेम नहीं होती है, लेकिन एक के बदले पूर्णतया प्रतिस्थापित की जा सकती है। अब मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि हम बात करें कि एयरटेल, जियो या वोडाफोन
या फिर बीएसएनएल है, ये 4 फर्में हैं जो कि इसके सेवा प्रदाता है और ये एक ही जैसी सेवाएं प्रदान कर रही है, यानी कि मोबाइल डाटा दे रही है, साथ में जो सेवा इनके द्वारा दी जाती है बिल्कुल सेम तरीके की है। यानी कि इनसे आप टॉकिंग यानी कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो डाटा पैक है। तो ये चारों ही फर्में एक जैसी ही सेवा प्रदान कर रही है, तो ये शुद्ध अल्पाधिकार हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हम कहें और उपभोक्ता इसमें स्वतंत्र होता है कि किसकी सेवा ले। हाँ, ये ज़रूर है कि नेटवर्क किसका अच्छा आता है, किसका नहीं आता है, कहाँ पे कौन सी अच्छी हो सकती है या किसकी सेवा सस्ती है, ये सब तय करता है उपभोक्ता। साथ में यदि विशुद्ध अशुद्ध अल्पाधिकार की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये फर्में हैं या 3 या 5 जो भी, वो वस्तुएं तो पैदा कर रही है, उत्पन्न कर रही है, लेकिन एक जैसी एकदम एक रूप नहीं है, कुछ भिन्नता है। जैसे टूथपेस्ट के मामले में कह सकते हैं, वर्तमान में तो टूथपेस्ट की संख्या बहुत अधिक हो गई है, फिर भी जब थोड़ा पहले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में केवल 3 या 5 ही ऐसे उत्पादक फर्में हुआ करती थी जो कि टूथपेस्ट बेचती थी। तो उन टूथपेस्ट में आपस में कंपटीशन होता था, लेकिन वो एक रूप नहीं होती थी, थोड़ा सा भिन्न होती थी, उनकी क्वालिटी में अंतर होता था। कोई अपनी टूथपेस्ट कुछ अलग तरह की देती थी तो कुछ अलग तरह की देती थी, लेकिन जो मान लेते 3 या 5 थी फर्में या उत्पादक फर्में थी, तो वो तीनों या पांचों ही जो माल तैयार करके देती थी उनका पर्पज एक ही होता था। यदि आप एक कंपनी का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो भी वही, और दूसरी कंपनी का करते हैं तो वो अलग बात है कि टेस्ट किसी को पसंद आ जाता है या किसी को कीमत की वजह से कोई दूसरा लालायित कर लेता है, वो अलग बात है, लेकिन एक दूसरे के बदले उपयोग में ली जा सकती हो। तो इस तरह के जो होता है वो अशुद्ध अल्पाधिकार कहलाता है, जिसमें विविधीकृत वस्तुएं होती हैं और एक होती है जिसमें एक जैसी वस्तुएं होती है। तो एक जैसी वस्तुएं होती है वो शुद्ध अल्पाधिकार कहलाता है, और जिसमें विविधीकृत वस्तुएं होती हैं लेकिन पूर्णतया प्रतिस्थापित की जा सकती है तो उसमें उसको हम अशुद्ध या विविधीकृत अल्पाधिकार कहते हैं। इसमें मांग की लोच एक से कम होती है, अर्थात एक सेवा प्रदाता या एक विक्रेता अपनी कीमत को बढ़ाता है तो उसकी मांग विवर्तित हो सकती है और दूसरे की तरफ जा सकती है, उसका जो कंपटीटर है उसके पास में उसके ग्राहक जा सकते हैं। ये लेकिन बहुत अधिक नहीं होती, क्योंकि कई बार मैंने कहा अभी क्वालिटी या फिर टेस्ट ये ऐसे कुछ होते हैं जो उसको बांधे रखते हैं। चाहे वो कपड़ों के मामले हो, वो कोई ब्रांड पहनता है तो वही पहनेगा, जूते हैं तो ब्रांड है तो वही यूज़ करेगा, तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये परिवर्तित हो सकती है। और फर्म का कीमत पर जो नियंत्रण होता है कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ काफ़ी हद तक होता है, लेकिन इसमें वाइस वर्सा चलता है। इसमें जो कंपटीशन होता है थ्रॉट का टाइप भी हो जाता है कई बार, क्योंकि एक फर्म अपनी कीमत को कम करके अपनी मांग बढ़ाना चाहता है तो उसके बदले के स्वरूप उसकी कंपटीटर फर्म भी ऐसा कर सकती है। इसलिए नियंत्रण तो होता है लेकिन कुछ हद तक हो सकता है। एक है जब हमने बात कर दी एक अकेला उत्पादक है या विक्रेता है तो एकाधिकार, दो है तो द्वैधिकार या ड्यूपोली, और एकाधिकार यानी मोनोपोली, ड्यूपोली यानी द्वैधिकार, और फिर है अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली, या 3 या 5 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उससे अधिक हो लेकिन बहुत अधिक नहीं हो फर्में, तो ऐसी स्थिति को हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कह सकते हैं। इसमें वर्तमान में जो टूथपेस्ट कंपनीज को हम ले सकते हैं, इसमें अनेक कंपनीज ऐसी है जो कि अपनी सेवाएं या अपना उत्पादन हमें देती है, लेकिन इसमें कुछ कुछ अंतर होता है, और वो कंपनी जो माल उत्पादित कर रही है या विक्रेता है वो जो माल हमें बेच रहा है, उस प्रत्येक माल में उनकी अपनी कुछ पहचान होती है, और इसी कारण से
वे वस्तुएं बिकती रहती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से विभेदीकृत होती है, पर पूरी तरह से निकट की स्थानापन्न वस्तुएं होती है। इसलिए जब कीमतों में अधिक परिवर्तन होने पर उपभोक्ता या ग्राहक एक दूसरे विक्रेता के पास जा सकते हैं, और इसके लिए जो मांग की लोच होती है वो एक से अधिक होती है, और फर्में जो है वो कीमत पर कुछ कुछ हद तक परिवर्तन कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्मों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन अधिक होती है, लेकिन अपनी अपनी वस्तुओं पर, उनकी क्वालिटी पर उनका अपना अधिकार होता है। इसलिए एकाधिकार भी होता है, तो साथ में प्रतियोगिता भी होती है, इसलिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहलाती है। प्रतियोगिता इसलिए होती है क्योंकि एक के बदले दूसरी वस्तु उपयोग में लाई जा सकती है, अर्थात स्थानापन्न होता है, प्रतिस्थापित की जा सकती है, इसलिए इसको एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। धन्यवाद।